कंचन मर जानी, माटी खानी, अरे ओ खबरदार जो तूने कभी माटी डाली मुंह में। इधर देवयानी की माँ की यह फटकार और उधर कंचन नदी के नाव घाट की ओर से आती हुई बतखों की आवाज कै 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 कै। इधर डूबते सूरज की पीली पीली धूप में बच्चे गा रहे हैं। भूरी बतख, सफेद बतख, मेरी बतख कहाँ गई, बुढ़िया के घर। उठ बुढ़िया दरवाजा खोल, कै 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 कै। मेरी कहानी आवाजों के इस पुल से गुजर सकती है, पर मैं न तो सोफिया की कहानी सुना रहा हूँ, न मंडल मांझी की, न प्रभात फेरी वाले बैरागी बाबा की, न डाक बाबू मुनीर हुसैन की बीवी चमन बानो की। मैं तो देवयानी की इस कंचन के साथ जी बहला रहा हूँ, जो मेरे पास ही तुतली जबान में गा रही है। हला समंदल दोमी चंदल, बोल मेली मछली तितना पानी। क्या किसी ने मछली को भी तुतली जबान में गाते सुना? कंचन भी तो मछली है, झील की मछली या नदी की। शायद मन की मछली को बुलाया जा रहा है और किसी ने ये भी तो कहा है कि मछलियां बहुत दूर तक साथ देती हैं, कभी कभार बीच में ही छोड़ जाती हैं। बाढ़ का पानी तो कभी का उतर चुका है, बस अब तो सूखे आंसू बह रहे हैं। एक हाथ में माटी, दूसरे में कहानी, और कहानी के बीच सदा माटी से फूटते हैं। और कंचन मेरी गोद से उतरकर भाग गई और घर के चमेली वाले दरवाजे से उसकी आवाज सुनाई देने लगी। महिला थाल हतम ताल, मेरी माँ ते लंबे वाल। कंचन को गाते देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह तो देवयानी ही थोड़ी पर हाथ रखे अपने बचपन में लौटकर गा रही है। कंचन को कैसे समझाऊं? अरे तेरी माँ के बाल तो सचमुच लंबे थे, पर वह काली सीढ़ियों वाली उस सफेद इमारत में तुझे जन्म देकर स्वयं वहां से लौटकर न आ सकी। दरअसल यह उस गीली लकड़ी की कहानी है, जो जलती तो है पर धुआं छोड़ती सी। कड़वा धुआं। मेरी लड़की देवयानी, काश तुमने कंचन नदी की इस गीली रेत पर अपनी इस नन्ही मुन्नी कंचन के पैरों के निशान देखे होते। तिलिया बेताली त्या तले, ठंडा पानी पी मले, चर 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 चर। जैसे चिड़िया इस बात से इनकार कर रही है कि वह ठंडा पानी पीकर ही मरती आई है। ये भरा पूरा घर बस एक देवयानी के न होने से कितना उजाड़ नजर आता है, और सामने की दीवार पर देवयानी की जो तस्वीर लगी है, शायद ये कलाकार का ही चमत्कार है कि जब मैं गंभीर होकर देखता हूँ तो वह मुस्कुराने लगती है, और जब मैं मुस्कुराकर देखता हूँ तो वह पता नहीं क्यों गंभीर हो जाती है। कंचन की मोतियों की माला की सी मुस्कान मुझे देवयानी की उस नटखट हंसी की याद दिला देती है, जब एक दिन रमन ब्रह्मचारी बचपन में उसे सांझ पड़े गाय बैलों के नीचे कुचले जाने से बचा लाए थे। और अब मन में यह विचार आता है कि अगर रमन ब्रह्मचारी जीवन के किसी मोड़ पर मिल जाएं तो मैं उन्हें सीने से लगाकर इतना कहूं कि जिसे एक दिन आप जान पर खेलकर बचा लाए थे, उसे हम न बचा सके। पता नहीं वे रमन ब्रह्मचारी भी कहाँ होंगे। मैं अपना सिर हाथों में थामे देवयानी की तस्वीर देख रहा हूँ और मुझे ये बात याद आए बिना नहीं रहती कि वह बचपन में कई बार मेरे साथ कुट्टी कर देती थी, जैसे अब कभी कभार कंचन कर देती है। वह तो जमकर लड़ाई कर बैठती थी, जिसमें आंधी भी आती और तूफान भी। देवयानी की माँ पंच बनकर हमारा मेल करा देती, जैसे अब वह कंचन के मामले में पंच बन जाती है। मुझे तो देवयानी की याद भुलाए नहीं भूलती, जैसे वही मेरी पूरी दुनिया हो। चमन बानो मेरे मुंह से देवयानी की कहानी सुनते सुनते कहती है, ये कहानी तो कुम्हार के चक्के पर तैयार होने वाली सुराही की तरह है। चमन बानो की अपनी कहानी भी तो किसी सुराही की तरह गीली माटी से ही तैयार हुई है। उसकी आपबीती पर मैं जितना विचार करता हूँ, उतना ही गर्त की झील में उतर जाता हूँ कि वह अब तक माँ नहीं बन सकी। एक बार चमन बानो को कब्र में उतारा जा रहा था, जब मौत के फरिश्ते को अपनी भूल का पता चल गया। वह चमन बानो जिसे कब्र में जाना था, वह तो कई बच्चों वाली चमन बानो थी, कंचन नदी के उस पार। और जब गली की स्त्रियां कहा करती हैं कि यह हमारी चमन बानो जो कब्र से जिंदा होकर चली आई, तब तक कब्र में नहीं जा सकती जब तक इसकी गोद न भर जाए। न जाने अंधेरे में कौन सी किरण किस जन्म जली की कहानी लिख रही है। आज भी देवयानी की ऑटोग्राफ बुक का वह पन्ना खुला पड़ा है, जिस पर मैंने ही लिखना तो चाहा था कुछ और, पर कांपते हाथों और डूबते मन से लिखा गया, नारी तो उस नदी के समान है, जो माटी खाती तो है कहीं और, बिखेरती है कहीं और यह माटी कहाँ फसल को लहलहा दे, कहाँ उसे खा जाए, ये तो जलधारा के बढ़ते निशान ही बता सकते हैं। बेचारी धरती माँ का भाग्य ही कुछ ऐसा है कि आंसुओं की नदी का ये दाग इसके भागीरथ के बेटे और पोतों से तो क्या, इस नदी के किनारों पर बसी हुई अनगिनत जातियों से भी अभी मिटाया नहीं जा सका। दरअसल देवयानी की फोटोग्राफ बुक पर कुछ लिखने को जब मैंने कलम उठाए तो सोचा, क्यों न आज उपनिषद की वही सुनहरी सूक्ति लिखकर देवयानी को सावधान कर दूं, री देख, निंदा को सदा अमृत और स्मृति को विष समझना। पर इसके विपरीत जो लिख गया, उसकी स्याही अभी नहीं सूखने पाई थी कि मुझे याद है, मैं चौंक पड़ा जब मैंने देखा कि देवयानी ने मेरा लिखा नारी
तो काट दिया है और उसके ऊपर जिंदगी लिख दिया है। साथ ही उसने कुछ ऐसी भंगिमा से मेरी ओर देखा, मानो कह रही हो, लो अब देखो। दरअसल मैं चौंका नहीं था, बल्कि देवयानी ने मेरी कलम काटकर अपनी जो कलम चला दी थी, मैं उसी पर फूल उठा था। शायद देवयानी ने मुझे ये पहला मौका दिया था कि संभलकर मैं सोचूं। आखिर उसने मुझे कहाँ संभाला, कहाँ संवारा। वह कौन सी बात रही है कि मैं उसके या वह मेरे सदा से ही, क्या दाएं, क्या बाएं, क्या आगे, क्या पीछे, सदा साथ ही लगी रही है। कुछ संभालती सी रही है, कुछ संवारती सी भी। और जब मैं कुछ लिखते लिखते थक जाता, तो वह निकट खड़ी हो या कहीं दूर से ही बोल उठी हो, क्यों बस थक गए। आखिर जिंदगी तो नदी की तरह है ना। भला कभी आपने ये भी सोचा कि यदि नदी रुक जाए तो क्या होगा। आज देवयानी के सवाल को याद करते हुए सोचता हूँ, यदि सचमुच नदी रुक जाए तो इस तरह भी और उस तरह भी, किसी तरह भी ठीक नहीं है। उधर बाढ़ है तो इधर रेत ही रेत। नदी रुकी हो पर उसके जल प्रवाह को भी कोई रोक सका है। वह उधर बहे चाहे इधर। पतझड़ कितने क्यों न आए हों, बसंत भी तो उतने ही आकर रहे। संकोच और भय के इस भावर जाल के बावजूद ये प्यार की कहानियां तो आगे ही आगे बढ़ती रही हैं। फूलों की घाटी में दुख की चट्टानें गिरती रहीं, पर फूल तो चट्टानों पर भी खिलते हैं। पहलौठी की कंचन बिटिया को जन्म देकर देवयानी अंगनई की माटी से सदा के लिए विदा हो गई। मानो कंचन नदी का कोई टापू डूब गया हो, या कंचनजंघा की उषा फिर से रास्ता भूलकर असीम अंधकार में खो गई हो। देवयानी की माँ गम में डूबी रहती है और उसके चेहरे की लिखावट ये कहती प्रतीत होती है, हाय, उस माटी खानी को तो माटी ही खा गई। मुंह जोड़ नदी बही चली जाती है। मेरी आंखों में वह डूबते दिल की सी झांकी घूम जाती है, मानो नाव घाटवाली शमशान भूमि की ओर किसी की अर्दी जा रही हो। देवयानी किताब फेंककर खिड़की में जा पहुंची हो और अर्दी को देखने में लीन हो गई हो। जैसे किसी को मारकर अर्दी में दुबक कर जाना। डोली में नई नवेली दुल्हन की लजीली विदा उसकी नज़र में एक बराबर हों। मुझे याद है, उस रोज काली सीढ़ियों वाली उस सफ़ेद इमारत में देवयानी की आंखों में श्रद्धा की आभा थी और सिर उसकी हथेलियों पर टिका था, जब उसने फुसफुसाते स्वर में कहा, जब मुझे दौरा पड़ा तो उस समय किसी और ने नहीं, इसी सोफिया ने मेरी देखभाल की थी, जो रात भर जागती रही। और मैं पास बैठा सोचता रहा, देवयानी को चाय देते समय सोफिया के हाथ क्यों कांप उठे थे। उसने घबराकर उसकी ओर क्यों देखा। मेरे मना करने के बावजूद उसने उसका तकिया क्यों नीचा कर दिया था। और आज इतने दिनों बाद मैं सरदाह भरकर कहता हूँ, सोफिया, तुम ये क्यों नहीं बताती कि देवयानी का अंतिम बोल क्या था। कहानी की अंगनाई में खड़ी होकर कुछ तो कहो, सोफिया। जूही की गंध तो तुम्हें भी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी देवयानी को लगती थी। चर 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 चर, मानो चिड़िया मेरे ही मन की बात पूछ रही हो। सोफिया, तुम खामोश क्यों हो। चंदन चौकी की गुड़िया कंचन के सहेलपन को बात जोहती रहती है। वह मन चहेती गुड़िया को उठाकर ही खिलौने से बनाए मंदिर में बिठा देती है और जब खेल खेल में वह मंदिर गिर पड़ता है तो वह चकित सी खड़ी रहती है। मैं कलम कागज मेज पर रखकर मन ही मन कहता हूँ, ये तो देवयानी ही गुड़िया बनकर गोद में खेलने आ गई है। वही उभरी हुई, कुछ पूछती सी, बड़ी बड़ी आंखें, वही सुतवा नाक, वही मुस्कान, दिए की लौ की तरह कांपती सी, वही आंखों की भाषा, दुबकती सी, चमकती सी, और वही लंबे बाल। हाँ, एक फर्क जरूर है, उसे तो नीली साड़ी पसंद थी। उसकी इस कंचन बिटिया के मन में फिरोजी फ्रॉक बस गई है। आज न जाने कब से बैठा सोच रहा हूँ कि कंचन आए तो मैं उसे बतख सुनाऊं, जो कंचन नदी में बार बार चोंच डुबोती रही और आखिर अपना सपना गंवा बैठी। वह कहानी चमनबानों ने सुनी तो उसने हंसकर कहा, जब दुनिया से मेरी डोली उठेगी तो मैं ये कहानी हूरों को सुनाऊंगी जो जन्नत के दरवाजे पर मेरी राह देख रही होंगी। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा भी न सका। मैं लिखने के लिए कागज पर झुकते हुए ये सोचकर उदास हो गया कि गली के बच्चे चमनोताई कब से आई कहकर चमनबानों को क्यों छेड़ते हैं। कंचन तुतलाती जबान में कहती है, चमनोताई तबलछे आई। चमनबानों खुश होकर कहती, रंग हंसते भले, घर बसते भले। पर उसका सारा सुभरापा धरा का धरा रह जाता है। वह कंचन के साथ बात करते करते सिसकियों में खो जाती है। उस समय मुझे वैरागी बाबा का ध्यान आए बिना नहीं रहता, जो किसी की कलाई पकड़कर न तो रोने के पक्ष में कुछ कहते हैं, न रोने के विरुद्ध। सदा भटकती गाय को घेरकर घर लाने के अंदाज में ज्ञान ध्यान पर तान तोड़ते हैं। जब वैरागी बाबा हमारी खिड़की के सामने से दिल का गुबार निकालते गुजर जाते हैं तो यूँ लगता है कि कबीर आज भी है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। मैं मन के कबीर से कहता हूँ, क्यों कबीरा, क्या तुमने बस अब तक इतना ही गुना है।
माटी भी क्या किसी को रौंदती है। भूखिया के मारे विरहा बिसरेगा, भूली गई कजरी कबीर। और कभी गुरुदेव की अमर वाणी सुनने को मिली, कतो अजाना रे जाना इले तुम्ही, कतो घरे दिले ठाई। कितने अपरिचितों से तुमने मेरा परिचय कराया, कितने घरों में ठौर दिलाए। और देवयानी के हाथ सहने से ऐसा लगता था कि मैं तो यात्रा में भी घर का सा आनंद ले रहा हूँ। मछली को तो नदी ही तैरना सिखाती है, वो उल्टी धार तैरे चाहे सीधी धार। पर इस घर से जो सुगंध कुछ बरस पहले उड़ गई, लौटती नहीं दिखती। उन काली सीढ़ियों से उतरती सी आवाज कहती महसूस होती, कभी आपने ये सोचा कि यात्रा के पुण्य प्रताप से आपकी आधी कथा कंचन हो गई, उस नेवले की देह के समान, और जब यात्रा का आंचल हाथ से छूट गया तो आप कथा के नाव घाट के होकर रह गए। मानो आपका विचार हो कि यहाँ की कथा गोष्ठियों के पुण्य प्रताप से शेष कथा भी कंचन हो जाएगी। मैं मन ही मन झेप कर कहता हूँ, मैंने कब चाहा था कि मेरी आधी कथा भी कंचन हो जाए। कलम खामोश है और शब्दों की गली में अंधेरा ही अंधेरा है। बतख तो तैरती हुई ही अच्छी लगती है, जैसे कलम लिखती हुई और मैं लिखता ही रहता हूँ। आगे की कहानी पीछे की कहानी। सोफिया, तुम वह बात बता क्यों नहीं देती? मुझे ये बात बताने का तो तुम्हें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना देवयानी का कन्यादान करने से मिला था। स्वयं देवयानी को पहली बार सागर देवता को नारियल भेंट करने से। तुम ये क्या गुनगुना रही हो सोफिया? तुम्हारे गीत की कसम, अब तो मुझे वह बात बता ही डालो। ये किसके आंसुओं का गीत है? भूरी और सफेद बतखें एक साथ कह कह कर उठती हैं। क्या तुम उसी समय वह बात बताओगी जब ये सारी बतखें खामोश हो जाएंगी? कंचन की आवाज को तो गम छू तक नहीं सका। चमनबानो उसे रात के मछुओं की कहानी सुना रही है, जो भोर होते ही घर लौट आते हैं। कहानी होती तो गीत अंधा और बहरा ही नहीं, गूंगा भी रह जाता। काला फूल, सफेद फूल, तुम कौन सा फूल लेकर बात बताओगी सोफिया? पहचान के लिए दूरी बहुत जरूरी है। कहीं वह मरजानी माटी खानी अपनी पहचान कराने के लिए ही तो हमसे दूर नहीं चली गई। यह विचार चट्टान के सीने में फट्टे बारूद की तरह मेरे दिल में तूफान उठाता रहता है और मन ही मन कहता हूँ, क्या मेरी वही यात्रा टल न सकती थी? अंगनय इसे देवयानी की माँ की आवाज सुनाई देती है, रोज दूर पार ऐसी लड़की जन्मे जैसी यह कंचन है। 3 बार गिरे आज और 4 नील पड़ गए। कोई इससे पूछे, क्यों री बता मरी, क्या करेगी इन बतखों का? कंचन की तो बात में हीरे जड़े हैं देवयानी की माँ। और तुम्हें यही शिकायत है कि यह एक जगह टिककर क्यों नहीं बैठती? मैं कहता हूँ, कंचन इतनी सयानी है कि अकेली घर से दूर नहीं जाती। नाव में बैठने का इसे उतना ही शौक है जितना उस मरी को था। बेदिली से ही देवयानी की माँ भर्राए हुए कंठ से मेरा वाक्य पूरा कर देती हो। मैं परेशान होकर नाव घाट पर जा बैठता हूँ तो मंडल काका नाव बांधते हुए ज्ञान बघारते हैं। नाव खेते खेते हाथ रह गए, मछलियां पकड़ते पकड़ते जाल टूट गए। लहरों का सीना दलते दलते नाव का पैदा घिस गया और किनारा अब भी दूर है। नाव और काल में यही तो अंतर है। नाव चलती है तो लहरों पर आवाज होती है और काल चलता है तो एकदम दबे पांव। हाँ काका, मैं शमशान भूमि से लौटती स्त्रियों का विलाप सुनकर कहता हूँ, काल चलता है तो दबे पांव। मेरे सिर के ऊपर से कोई पक्षी चीखता हुआ गुजर जाता है। मैं किसी को कैसे बताऊं कि मेरी कैफियत उस घायल पक्षी से किसी तरह कम नहीं, जो सूनी दोपहर में गिरता पड़ता उड़ने का जतन किए जा रहा हो। मंडल काका मानो कंचन की आत्मा में झांकते हुए कहते हैं, कंचन ससुराल जाएगी तो बहुत सा दान दहेज पाएगी। इसकी बाहों के तिल यही तो कह रहे हैं। मैं काका की बात अनसुनी करते हुए लाल माटी के ढलवा रास्ते पर फाख्ता को उड़ते देखकर कहता हूँ, जब देवयानी के कच्चे पक्के दिन थे तो उसकी माँ उसे समझाया करती थी कि पत्थर का निशाना बनाकर फाख्ता को घायल नहीं करना चाहिए। अब मैं किससे पूछूं कि कहीं देवयानी ने किसी फाख्ता को तो नहीं मार डाला। हर कहानी को पतझड़ के जंगल से गुजरना होता है। सोफिया चुपके ही सही, उस दिन की बात जरूर बता डालो। चर 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 चर, मानो चिड़िया मेरे कान में वह बात कहने को उत्सुक हो जो तुमने अब तक छिपा रखी है सोफिया। कागज कलम मेज पर रखकर मैं खिड़की में बैठे बैठे चिड़िया को ध्यान से देखने लगता हूँ। कंचन को चिड़िया का बहुत ध्यान है। कटोरी में ठंडा पानी भरकर चंदन चौकी रख देती है और चिड़िया चुपके से आकर पानी पीने लगती है और कंचन टकटकी लगाए खड़ी रहती है। मैं मन ही मन कहता हूँ, बात बन रही है। चिड़िया उड़कर कंचन के कंधे पर आ बैठती है। कंचन उसे पकड़ने लगती है और चिड़िया उड़कर मेरे कंधे पर आ बैठती है। कंचन मेरी ओर लपकती है, चिड़िया फुर से उड़ जाती है और घोंसले में जा बैठती है। ये खेल इसी प्रकार देर तक चलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कंचन सोते सोते बड़बड़ाती सी पूछती है, ठंडा पानी पियोगी तिलिया?
यह कोई साधारण बात नहीं है सोफिया। चिड़िया को कंचन से उतना ही प्रेम हो गया है जितना कंचन को चिड़िया से। इसीलिए तो कंचन हथेली पर थोड़ी टेके बड़े प्यार से चिड़िया की ओर देखती रही। चिड़िया उसके सिर पर आ बैठती है और कंचन उसे पकड़ने का जतन न करते हुए चुपचाप बैठी रहती है। देवयानी की माँ कहानी की अंगनई से झांकती सी कुछ कहना चाहती है तो नन्ही मुन्नी कंचन की मुस्कान लोकथा की राजकुमारी की तरह बोलती सुपारी और हंसती लवंग बन जाती है। अब के कंचन ने पहली बार 5वीं दिवाली का पहला दिया जलाया तो मन ही मन मैंने कहा, दिए से दिया जलाने की तरह एक कहानी के दिए से दूसरी मुंडेर का दिया भी तो जलाया जा सकता है। दिवाली से अगले दिन तुम हमें मिलने आई। मैंने कहा, सोफिया उस दिन भला उजाला भीतर आ रहा था या अंधेरा बाहर की ओर जा रहा था? अच्छा तो सुनिए, तूने अनुकंपा भरे स्वर में मानो मेरे हट से तंग आकर कहना शुरू किया। देवयानी ने यही कहा था कि कंचन को ये पता न चलने देना कि वह बिना माँ की बिटिया है। शायद वह कुछ और भी कह रही थी सोफिया, पर तुम अपने दुपट्टे से दबाए आंखें पोंछती हुई रोती कंचन को चुप कराने की खातिर अपनी गोद में लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। शायद देवयानी यही कहना चाहती थी कि वह केवल 3 वर्ष का अवकाश और चाहती है। मानो यमराज के फैसले से उसने रजामंदी जाहिर कर दी और कह रही हो, यह इस जग की रीत है। मेरे न होने के बावजूद कंचन नदी इसी तरह बहती रहेगी और ये रेशम के कीड़े भी इसी तरह सुनहरे रुपहले जाल बुनते रहेंगे। नदी लेती है, नदी देती है और कंचन भी तो नदी है। सोफिया, मुझे वह दिन याद है जब देवयानी की माँ तुमसे कह रही थी, मैं क्यों उस मरी की बातों में आ गई। न तो मैंने 7 सुहागिनों से उड़द की दाल दिलवाई जिससे पितरों के लिए बड़े पकाए जाते, न मुझ कर्मजली को ये ध्यान रहा कि कंचन नदी की माटी मंडवा लूं जिसके बिना कुलदेवता की पूजा का फल नहीं मिलता। न कुएं की पूजा की गई, न नाव घाट की। इतना अशुभ एक और वह मामूली सा शुभ दूसरी तरफ की भावरें जरूर अग्नि देवता की साक्षी में ली गईं। हाँ, तो इतना अशुभ उस मामूली से शुभ को काट गया। और उस रोज तुम्हारे जाने के बाद देवयानी की माँ को उदास छोड़कर मैं कंचन की उंगली पकड़ नाव घाट पर जा पहुंचा। वहां वैरागी बाबा मिल गए जो जलधारा की सीध में बगुलों की दार को उड़ते देखकर बोले, ये तो भगवान के जीव हैं। भगवान ने मछलियां खाने वाले ये बगुले भगत बनाए। यह और बात है कि अब तक न तो किसी मछली ने और न ही किसी बगुला भगत ने वैराग्य लेने का जतन किया, रमन ब्रह्मचारी की तरह। और अपना नाम बताकर वैरागी बाबा ने एक झटके से भूत और वर्तमान की खोई हुई कड़ियां किसी बाजीगर की तरह जोड़ दी। मैंने भर्राए आवाज में कहा, क्षमा कीजिए वैरागी बाबा, आपका वरदान मेरे निर्बल हाथों में न समा सका। आपने अपने उस रूप की पहचान इतनी देर में क्यों कराई? और मंडल काका अपने बेटे की बात ले बैठे। कल रात मैंने फिर दीपक की आत्मा को मशाल लिए भटकते देखा। कंचन नदी की उस मझधार में, उसी जगह, ठीक उसी जगह जहां आज से 20-22 बरस पहले उसकी दुल्हन डूब गई थी और फिर गम की ताब न लाते हुए सीने पर पत्थर बांधकर वह नाव से कूद गया था। कंचन हमारे पास बैठी रेत पर अटपटी आकृतियां बना रही थी और कहानी की अंगनई में चमनबानों का चेहरा उभरा। उसने कंचन को प्यार करते हुए रोना शुरू कर दिया। देवयानी की माँ के चकित होने पर स्वयं ही कहने लगी, हमारे डाकबाबू लोगों के घरों में खुशखबरी की चिट्ठियां बांटते बांटते बूढ़े हो गए, पर हमारे घर ऐसी किसी चिट्ठी का कोई डाकबाबू अब तक नहीं आया। और जब कंचन पूछती है, ताई त्यों लोई, मैं क्या जवाब दूं सोफिया? ये तो चमनबानो भी मानती है कि आंसुओं की नदी न हो तो इस गम की चट्टान को सिर पर उठाए कभी न भूल सके। वह अक्सर देवयानी की माँ को समझाने बैठ जाती, सुन रही हो देवयानी की माँ, देवयानी के ब्याह के मौके पर उसकी पोशाक की गोट में जरूर कान पड़ गया होगा जिसका तुम लोगों ने ध्यान नहीं रखा। वह बेचारी देवयानी की माँ ऐसा महसूस करने लगती है मानो वह कान स्वयं उसी के हाथों पड़ा हो। चमनबानों का हर समय कंचन के साथ चिपके रहना तो मेरी समझ में नहीं आता। वह कंचन को कई बोल सिखाती रहती है। कंचन तुतली जबान से कहती है, तमनो ताई तबल छे आई, अल्लाह मियाँ की तिथि लाई। मैं सोचता रह जाता हूँ कि चमनबानो अल्लाह मियाँ की कौन सी चिट्ठी लाई होगी। देवयानी की माँ के पास बैठी चमनबानो 100 बतियां बनाती चली जाती है और घूम फिरकर इस बात पर तान तोड़ती है, अगर कंचन एक बार भी भूल से तमनो ताई तबल छे आई की जगह तमनो ताई तबल को भाई कह डाले तो हमारे घर भी वह चिट्ठी जरूर आ जाए। सवेरे सवेरे डाकबाबू मुनीर हुसैन घर के सामने से गुजरते हैं तो कंचन को आवाज दिए बिना नहीं रहते। खिड़की के पास मुंह लाकर वह प्यारी आवाज में कहते हैं, हमारे घर यह चिट्ठी कब आएगी? क्यों, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। चर 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 चर, मानो चिड़िया पूछ रही हो, कौन सी चिट्ठी?
कंचन नदी को कहीं माटी खानी कहते हैं तुम्हारी तरह, और कहीं इसे सदा सुहागिन कहते हैं। कंचन मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई और दरवाजे से उसकी आवाज सुनाई देने लगी। हाथी घोड़ा पाल की, जय तनयालाल की। हाथी फिले दाम दाम, जिचता हाथी उछता नाम। बदला बुलाती आएंगे, दुदन मछाल लाएंगे। मैंने उसके पास जाकर कहा, कंचन ससुराल जानी, मिठाई खानी। ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, बगुला बराती आएंगे, जुगनू मशाल लाएंगे। बाहर से रोज की तरह आवाज आई, हमारे घर वह वीरा वाली चिट्ठी कब आएगी? कंचो, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। डाकबाबू की आवाज भूरी और सफेद बतखों की आवाजों में डूब गई और वे डाकघर की ओर चले गए। कंचन ने हर रोज की तरह अपना सवाल दोहराया। डाक बाबू त्या बोला, कहानी की अंगनई में तुम आज फूट फूट कर क्यों रो रही हो सोफिया? मुझे मालूम है तुम्हारे आंसू आप बीती के नहीं हैं। आज सवेरे सवेरे कंचन ने आकर कहा, मेरी तिलिया त्यों नहीं दागती। मैंने घोंसले से चिड़िया को उड़ाने के लिए बाहें फैलाकर कहा, खुश। चिड़िया घोंसले से न उड़ी तो मैंने घूमकर देखा, चिड़िया तो फर्श पर पड़ी थी। मैंने कहा, ओह, ये तो दम तोड़ रही है, और मेरा कलेजा धक से रह गया। कंचन कटोरे में घड़े का ठंडा पानी ले आई, पर चिड़िया के मुंह में पानी की बूंद टपकाने पर भी चिड़िया ने आंखें न खोली तो कंचन घबरा कर बोली, इस तो गलम गलम दूध क्यों न पिलाया? मैंने अंगनाई की ओर मुंह किए रुलाई भरी आवाज में कहा, दौड़कर आओ, देवयानी की माँ, दौड़कर जल्दी। देवयानी की माँ चिड़िया को उस दशा में देखकर सहम गई, मानो उसने अंगनाई में पंजों के बल चलते यमराज की परछाई देख ली हो। वह कुछ रुककर डूबती सी आवाज में बोली, हाय राम, ये भी गई। गोया देवयानी का ये रूप भी न रहा। क्यों जी, आज कौन सा दिन है? वही दिन, वही महीना और ठीक वही समय। देवयानी भी तो ठीक इसी समय गई थी जैसा कि सोफिया बताती है। क्यों जी, आखिर क्या बात है? क्या इसमें भगवान की कोई लीला है? मैं खामोश खड़ा रहा, मानो अंधेरे में कोई राह नजर न आ रही हो। ये चक्र तो इसी तरह चलता रहेगा सोफिया। देवयानी गई तो चिड़िया आई, चर 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 चर। जून बदली तो बोली भी बदली, बोली बदली तो कहानी भी बदली। उसने क्या कुछ कहना चाहा था और मैं क्या कुछ सुनने से रह गया। छोड़ो, अपने मन की न जाने कितनी बातें कही ही कहाँ गई हैं। कंचन नदी के नाव घाट पर मैंने मंडल काका के न जाने कितने अछूते बोल सुनकर भी अनसुने कर दिए। इस कंचन को छोड़ सोफिया, ये तो माटी खानी है। कंचन नदी ने भी अपने किनारे न जाने कितनी माटी समेट रखी है। मैंने अपनी बात मंडल काका को बताई तो वह उसी समय उठकर मेरे साथ चल पड़े। उन काली सीढ़ियों से उतरती सी आवाज एक बार फिर मेरे कान के पास आकर मुझसे कहने लगी, आधी कंचन देह वाले नेवले, तुम कब तक कथा के नावघाट पर बैठे रहोगे? और जब हम लाल कपड़े में लिपटी हुई चिड़िया को लिए चमेली वाले दरवाजे से निकले तो देवयानी की माँ की खामोशी बोझिल लग रही थी। धुंध में से झांकते उसके चेहरे की झुर्रियों की जगह कोमल चिन्ह उन दिनों की याद दिला रही थी जब नन्ही मुन्नी देवयानी उसकी गोद में बैठकर दूध पिया करती थी। उसने डूबती सी आवाज में कहा, उस दिन वह मरी चमेली वाले दरवाजे से उठी और सब तो साथ थे, बस आप और मंडल काका ही साथ नहीं थे। किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं। कंचन सो गई थी। मैंने कहा, जल्दी जल्दी कदम उठाओ देवयानी की माँ, कहीं ऐसा न हो कि कंचन जाग उठे और हमारे साथ चलने की जिद करे। और अभी हम चंद कदम चले होंगे कि अचानक धुंध में से डाकबाबू का चेहरा उभरा और फिर डाकबाबू ने कहा, वह चिट्ठी आ गई जिसका मुझे इंतजार था। मैंने कहा, देवयानी की माँ, डाकबाबू के नाम चिट्ठी आ गई। चर 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 चर, लो फिर आ गई चिड़िया। जून बदली तो बोली भी बदली, बोली बदली पर कहानी नहीं बदली। कहानी तो खुद कंचन माटी है। देवयानी कहा करती थी कि कहानी की भी आंखें होती हैं, कभी कहानी हमें देखती है, कभी हम कहानी को। और देवयानी तो ये भी कहा करती थी, देवयानी की माँ की कहानी के कान भी होते हैं जिससे वह दूसरों की ही नहीं खुद अपनी आवाज भी सुनती रहती है। आग, हवा, पानी, कथा, कहानी। कंचन माटी खानी। नदी लेती है, नदी देती है, नदी तो सदा बहती रहती है।